न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल क्या कहता है कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी बढ़त मिल रही है? विद्या जी अजय जी, तो हमने बता दिया कि देश का मूड क्या है, लेकिन अलग अलग राज्यों का मूड भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि हर राज्य के समीकरण अलग हैं, वहां के आंकड़े अलग हैं, वहां की स्थिति अलग है। पार्टियों के हिसाब से कौन कहां पर कितना आगे है, कितना पीछे है, ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं बहुत जल्दी से कि अगर पूरे देश की बात करें तो बीजेपी प्लस को 278, कांग्रेस प्लस को 128 और अन्य को 137 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हमारे ओपिनियन पोल में, यानी कि एक देश का मूड है। लेकिन इसके बाद अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर बीजेपी की सबसे ज्यादा इस बार नजर है, दीदी वहां पर जमी हुई हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव में वहां की स्थिति बदल जाएगी? क्या बीजेपी के खाते में ज्यादा सीटें आ जाएंगी? तो देखिए, जो हमारा ओपिनियन पोल कहता है वो ये कि बीजेपी को यहां से 26 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस प्लस को 10 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को 36, अन्य के खाते में 23। ये तो वोट शेयर है, लेकिन अगर इस वोट शेयर को हम सीट में बदल दें तो फिर स्थिति क्या हो सकती है वो देखिए। बीजेपी को 9 सीट, कांग्रेस प्लस को 1 सीट और टीएमसी को 32 सीट। अगला राज्य जो हम बता रहे हैं आपको वो ये है ओडिशा, यानी कि ओडिशा में कौन सी पार्टी को कितना प्रतिशत वोट शेयर, कितनी सीटें मिल रही हैं, ये जानिए। बीजेपी को 34% वोट शेयर, कांग्रेस को 20% वोट शेयर, बीजेडी को 33% वोट शेयर और अन्य के खाते में 4% वोट शेयर। अगर इसी वोट शेयर को सीट में बदलते हैं तो कितनी सीटें किसको मिल रही हैं ये भी आप देख लीजिए। बीजेपी को 12 सीट, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं, यानी कि कांग्रेस का ओडिशा में खाता तक नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेडी को यहां पर 9 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा ओपिनियन पोल कहता है। लेकिन बिहार जहां पर गठबंधन भी है, जहां पर एनडीए के साथ बाकी एनडीए के घटक दल भी है, बीजेपी के साथ बाकी दल भी हैं, वहां पर वोट शेयर किसके साथ कितना है? बीजेपी प्लस को 46% वोट शेयर, कांग्रेस प्लस को 38% वोट शेयर, अन्य के खाते में 6% वोट शेयर। लेकिन यही अगर सीट में तब्दील हो जाए तो देखिए गणित क्या कहता है, आंकड़े क्या होते हैं, वो ये है बीजेपी प्लस को 31 सीट, कांग्रेस प्लस को 9 सीट और अन्य के खाते में 0। यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो बीजेपी, उसके सहयोगी दल जो थे, लगभग सीटें उतनी ही हैं बीजेपी को, हालांकि सहयोगी दल इस बार बदल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की जनता क्या कह रही है ये भी देखिए। यहां पर बीजेपी प्लस को 42% वोट शेयर, कांग्रेस प्लस को 36% वोट शेयर, अन्य के खाते में 13% वोट शेयर। लेकिन यही अगर सीट में तब्दील करें तो तस्वीर क्या है वो भी जानिए। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी प्लस को 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस प्लस को 5 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 सीट। ये झारखंड की स्थिति है अभी पहले चरण के मतदान से पहले। ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। असम की स्थिति आपको बताते हैं, असम में कौन आगे कौन पीछे, किसके पास कितना वोट शेयर और कितनी सीटें, ये जानिए। बीजेपी प्लस को यहां पर 37% वोट शेयर, कांग्रेस प्लस को 30% वोट शेयर, अन्य के खाते में 24% वोट शेयर। कह नहीं सकते 9% वोट शेयर के साथ हैं ये तमाम लोग। लेकिन यही सीट आंकड़े क्या होते हैं सीटों के लिहाज से देखें तो वो ये कि बीजेपी प्लस को 8 सीट, कांग्रेस प्लस को 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट। अजय जी बिल्कुल, तो ये स्थिति जिस तरह से राज्यभर दिखती चली जा रही है, राकेश जी अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, पश्चिम बंगाल को लेकर आपका मिशन 22 चल रहा है, असम को लेकर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि वहां पर आपकी सीटें काफी ज्यादा बेहतर आ सकती हैं और उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर भी, लेकिन वहां भी स्थिति बहुत बेहतर होती नहीं दिखाई दे रही। क्या वजह है कि चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें या नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें, बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति आपकी हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, मैं आरंभ में 2 बातें कही थी कि 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव में, एक कन्वर्जन, दूसरा मुखर वोट। तो कन्वर्जन वाली बात मैंने कह दी थी। जो मुखर वोट नहीं होता है, ये जो कुछ राज्य हैं उसका मैं कारण बताता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जिस ढंग का शासन है, जिस तरह से वामपंथी पार्टियों की जो प्रवृत्ति है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है, बीजेपी एक न्यू एंट्रेंट है, पार्टी पुरानी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वेव है वो साइलेंट वेव है। आपने 9 दिखाया, मैं आपको वादे के साथ कहता हूं पश्चिम बंगाल में जब लोग बटन दबाने जाएंगे तो 20 से 25 सीटें आएंगी।
पश्चिम बंगाल में ममता मुक्ति का वो दिन होगा। दूसरा, बीजेडी में एक ट्रेडिशनली हम उड़ीसा का नेचर जानते हैं, वहां बीजू जनता दल का एक प्रभाव रहा है, लेकिन गवर्नेंस में जो लगातार गिरावट आई है और स्वयं मुख्यमंत्री जी जितना कैपेबिलिटी उनकी थी, पहले थी कैपेबिलिटी, वो कम हुई है। विकास पिछले 5 सालों में पहले की तुलना में विकास नाम मात्र की हुई है। इसके कारण विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। तो कुछ नकारात्मक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नकारात्मक वोट कभी दिखाई नहीं पड़ता है, वो मुखर नहीं होता है, वह अंतिम समय में अपने को वोट देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं उत्तर पूर्व में और बंगाल और ये राज्य, एक बात जय जी जो मैं कहना चाहता हूं, 2014 में जब हम चुनाव जीते थे तो लोग कहते थे मोदी वेव था, विपक्ष सामने नहीं था। अब वो वेव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया, संस्थागत हो गया, अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सिस्टम को सेफरन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंस उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर जगह बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में आज स्थापित है। और उसका विकल्प जो है वह टुकड़े टुकड़ों में विकल्प है। जैसे टुकड़े टुकड़े देश की करने की बात करते हैं, स्वयं वे टुकड़े टुकड़े भी हैं। इससे पहले कि अभय द्विवेदी आपका इसका जवाब दें, एनके सिंह साहब एक छोटी टिप्पणी करना चाहते हैं। सिंह साहब प्लीज। नहीं, बहुत सिंपल सा है। बिल्कुल राकेश जी सही कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल टेररिज्म ये परंपरा रही है जी। वो कम्युनिस्टों के जमाने से रही है, ममता बनर्जी भी उसकी प्रैक्टिस कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्सप्रेस करने में ओपिनियन इस समय जो लोग कम हैं वो आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी अगर 9 सीट आ रही हैं तो ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जो आपने सपोर्ट बेस दिखाया है वो काफी बड़ा है। और ये बिल्कुल सही है कि वेस्ट बंगाल में ये जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने नहीं आया होगा, लेकिन जब वो चुनाव करेंगे तो वो बिल्कुल आएगा और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उड़ीसा में लेकिन शायद बहुत विद्वान है राकेश जी, उन्हें ये नहीं मालूम है कि जो उड़ीसा का मॉडल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है, जिसको कालिया नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 दिन डिस्कस हुआ कि क्यों ना ये मॉडल हम लोग अप्लाई करें। और वो भी वो रायथू बंडू जो तेलंगाना का है जो बेस्ट माना गया, उससे भी अच्छा माना गया। और जो मध्य प्रदेश का था वो वर्स्ट माना गया, जिसको भुगतान भावांतर योजना कहते हैं, भावांतर भुगतान योजना। तो मेरे ख्याल से जो उड़ीसा का आप दे रहे हैं, उड़ीसा में बीजेपी का सपोर्ट बेस बड़ा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आप सीटों में कन्वर्ट हो पाए। वो एक फैक्टर है कि उड़ीसा में आपको वो सीटें नहीं मिलेगी जो कि आपको बंगाल में मिल सकती। चलिए अभय जी अब इसमें बुनियादी सवाल ये है, आप जाहिर सी बात है जो अभी राकेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बात ये निकल कर आई कि मोदी वेव इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, इसका तो आप जवाब दीजिए ही। साथ ही साथ दूसरा सवाल ये है, इस बात का जवाब दीजिए कि हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर पश्चिम बंगाल में आपकी 1 सीट आती है, उड़ीसा से आप पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं, असम में आप बहुत रिड्यूस्ड मार्जिन से आ जाते हैं, 5 सीटें आपके पास आती दिखाई दे रही हैं, और उत्तर पूर्वी राज्य में आप सिर्फ 2 सीट पर आ जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? अजय जी, मुझे याद है कि हूबहू यही चर्चा शाइनिंग इंडिया के समय हुआ करती थी। बहुत सारे फिल्मी कलाकारों को इंडक्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और एक ऐसा वातावरण बनाया था, तब तो अटल जी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी थी जी। ये वास्तविकता का धरातल इनको जानना चाहिए। इस शो को याद रखिएगा, 23 मई को जरूर चलाइएगा। 8 से 1 ऊपर सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आ जाए तो आप कहिएगा। और इन सीटों की भरपाई ये वेस्ट बंगाल से या कर्नाटका से या उड़ीसा से या केरला से नहीं कर सकते। आप देखिए तो सही, ये वहां क्या कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं अपने। वहां पर माइक्रो लेवल पर पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वो दक्षिण भारत के राज्यों में भी ये कर रहे हैं। इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है इनके पास, इसीलिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं तो आज राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, पूछना चाहता हूं, पूरा हिंदू समाज पूछना चाहता है, क्या हुआ आपके कमिटमेंट का साहब? आपने कहा था मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आऊंगा राम जी पर, मोदी सरकार अगर नहीं बनाती ना बनाए, मैं लेकर आऊंगा। क्या हुआ? इसी तरीके से तो छला और ठगाया आपने। वही आर्टिकल 370, वही आर्टिकल 35। अरे आर्टिकल 35 तो जब हम डिबेट करते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक क्षण में राकेश जी किया जा सकता। राकेश जी जवाब दीजिए 5 साल आप अभय जी, राकेश जी जवाब दे रहे हैं आपका, डिबेट के अलावा कोई बात नहीं। राकेश जी जवाब दे रहे हैं आपका, राकेश जी प्लीज। देखिए मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। पहली बात, कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी खूबी है कि इतनी हताशा की स्थिति में इतना आत्मविश्वास कैसे होता है। ये कांग्रेस का ये मॉडल कम से कम उन बच्चों को दिखाना चाहिए जो बच्चे एग्जामिनेशन में फेल कर जाते हैं, बहुत काम आएगा।
दो बातें यहां जोड़ लीजिए अभय जी। कांग्रेस पार्टी ने जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया अब शुरू की है वो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए नहीं, देश के लिए घातक है। आप वायनाड गए हैं ये कहने के लिए गए कि हम दक्षिण को भारत से जोड़ने, अरे दक्षिण को भारत से कौन जोड़ेगा? दक्षिण ही भारत है। आप कहते दक्षिण को भारत से जोड़ने गए, दक्षिण ही भारत है, पश्चिम ही भारत है, उत्तर ही भारत है, भारत ही भारत सब जगह है। एक बात जान लीजिए, वायनाड में आप जिसके साथ समझौता करने गए हैं, लोकतंत्र में कई प्रकार की बुराइयां छिप जाती हैं। वो वायनाड की मुस्लिम लीग जिसके अध्यक्ष की पहले अध्यक्ष की नियुक्ति, हंसिए मत, ये जानकारी मैं दे रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, 16 दिसंबर 1947 का। आजादी के 3 महीने बाद भारत के मुस्लिम लीग मैं भी बड़ी जानकारी समाप्त करने के लिए मौलाना आजाद ने कहा था, मौलाना आजाद आरएसएस के नहीं थे, उन्होंने कहा भंग कर दो। जिन्ना सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जिन्ना ने कराची में 14-15 तारीख को क्लोज डोर सम्मेलन में कहा कि मौलाना आजाद की बात मत मानो, मुस्लिम लीग के 2 डिवीजन हो गए, पाकिस्तान का मुस्लिम लियाकत और भारत के मुस्लिम लीग का मोहम्मद इस्माइल जो मद्रास मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो वहां विद्यमान थे। अब बताइए, जो मुस्लिम लीग का झंडा एजेंडा नेतृत्व पाकिस्तान निर्धारित करता है, वहां राहुल गांधी मुस्लिम लीग कक्षा में गए। एक बात का जवाब, नहीं एक बात का जवाब, एक लाइन, एक पंक्ति सुन लीजिए, एक पंक्ति, बिल्कुल बोलिए, एक पंक्ति सुन लीजिए। राम राज्य की बात राजीव गांधी ने अयोध्या में की थी। है हिम्मत राहुल गांधी की तो वायनाड में जाकर कहें कि महात्मा गांधी का राम राज्य में लाऊंगा, कह के दिखा दे, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। लेकिन सवाल आपसे है राकेश जी, सवाल आपसे है, आप प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर रहे थे, आप क्यों नहीं लेके आए? और मिजोरम में क्रॉसधारी, ये भारतीय राजनीति नहीं है, ना बंधनिरपेक्षता है, ना लोकतंत्र है। राकेश जी, श्याम जाजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप ही की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी 10 सेकंड दीजिए। अच्छा प्लीज, मुझे लगता है कि अजय जी को मौका देना चाहिए। अजय जी प्लीज जल्दी बात कर 10 सेकंड सिर्फ जी, प्लीज बिल्कुल अजय जी प्लीज। देखिए बिल्कुल 10 सेकंड में राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा आपके सामने करता हूं। जिस मुस्लिम लीग का आप राग अलाप रहे हैं, 2012 में उसी मुस्लिम लीग के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर, वहां भारतीय जनता पार्टी ने साझा सरकार बनाई है। कौन है मोहम्मद अंसारी, कौन है शकील, जिनका साथ लिया, ऑफिशियली मुस्लिम लीग का साथ लेकर वहां कारपोरेशन बनाई, शिवसेना को दरकिनार कर दिया। 1940 में पाकिस्तान का लाहौर प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई। लीग के पास महालीग के पास राहुल गांधी की राजनीति अमेठी में भी आ रहे हैं, वायनाड में भी आ रहे हैं। साझा सरकार बनाई आपने, नागपुर में सरकार बनाई। चलिए आइए राकेश जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन राकेश जी, अफसोस इस बात का रहा कि आपने प्राइवेट मेंबर बिल वाले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन चलिए, श्याम जाजू जी, जो अभी परिदृश्य सामने आ रहा है और हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर चीजें स्पष्ट हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जो आपकी उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा फलित होती नहीं दिख रही। उत्तर पूर्व को लेकर भी 25 सीटों पर आपको लगता था कि आप सब कुछ कर सकते हैं। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलाकर 25 सीटें, वहां भी बहुत ज्यादा बढ़त आपको मिल रही है, ऐसा दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में जो भरपाई की बात आप कर रहे हैं, वो भरपाई आप करेंगे कहां से? मैं आपको जमीनी आधार पर, रियलिटी के आधार पर यह कह सकता हूं, जिस विषय का आप आकलन कर रहे हैं उससे उम्मीद से ज्यादा हमें समर्थन वहां पर मिलने वाला है। ओडिशा की बात रहे, नॉर्थ ईस्ट की बात रहे या वेस्ट बंगाल की बात रहे, आपके सर्वे के तीनों भी आंकड़े मैंने देखे हैं, आपको भी आश्चर्य लगेगा। अप्रत्याशित वहां पर सीटें हमारी बढ़ रही है, जो हम भी कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा करंट वहां पर आया है। और जो बातें सीटें जहां से कम होगी, ऐसी आपकी जो धारणा है वो भी नहीं। पिछले टाइम से भी ज्यादा मोदी जी का तूफान हम इस बार देख रहे हैं। और कांग्रेस की जिस प्रकार की रैलीज, आज भी कांग्रेस की रैली जैसे सहारनपुर की हुई है, कल हरिद्वार की हुई है, मैं अभी उत्तराखंड में बैठा हूं, श्याम जाजू जी कह सकता हूं एनके सिंह साहब, आपके दावों पर एनके सिंह साहब को यकीन नहीं है। सिंह साहब, आप कुछ कह रहे थे? श्याम जाजू जी, आपको तो बहुत साल हुए करते हुए, ये बहुत कई दशक हो गए। जरा आप बताइए, ये अप्रत्याशित, ये तर्क से परे है। तर्क, क्योंकि चुनाव में तर्क चलता है, अप्रत्याशित है तो वो कहां छिपा हुआ है, क्यों नहीं सामने आके बता रहा है? ये कौन सा वोटर है जो अचानक आ जाएगा और आपको एकदम आसमान पे पहुंचा देगा? वो सामने तो आना चाहिए, क्यों छिपा बैठा है वो?
हर चुनाव का समीकरण अलग होता है। जब केंद्र का विषय आएगा, पूरे देश में आ रहा है, तो मोदी जी की तुलना का नेता कोई दूसरे पार्टी में नहीं है। ये तो इनके सिंह जी भी मान्य हुआ है पूरे देश में। अभी भी आपके इसका मतलब श्याम जी, श्याम जाजू जी, इसका मतलब ये है कि इस बार भी मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतने का आप लोगों को उम्मीद है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी के नाम से ही जीतेंगे? 5 साल में जो काम आप लोगों ने किए हैं उसको बताकर लोगों को, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप लोग जीत सकते हैं? विनोद जी, क्या अभी भी 5 साल काम करने के बाद भी, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उससे पहले बीजेपी ये कह रही थी कि 5 साल का वक्त दीजिए, काम करके दिखाएंगे, विकास करके दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे। अब भी मोदी के नाम पर ही सिर्फ बीजेपी को लगता है कि वोट मिलेगा? वो स्वाभाविक है। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। 2014 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर लड़के जीती थी कि उन्होंने जो उम्मीदें जगाई थी और जो नारे दिए थे। अब जो 5 साल उन्होंने काम किया है, जो केंद्र सरकार ने काम किया है, जाहिर है नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है, तो ये स्वाभाविक है भाजपा अपने नेता के चेहरे के साथ ही चुनाव में जाएगी और हर पार्टी जाती है। 2004 में अटल जी का चेहरा लेके गए थे, कांग्रेस राहुल गांधी का चेहरा लेके जा रही है, तो ये इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है। लेकिन मेरा खाली जो भी सिंह साहब ने प्रश्न किया कि जो जिस अप्रत्याशित वोटर की या नतीजों की बात श्याम जाजू जी कर रहे हैं, वो सर्वे में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है?